ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू चैप्टर नाउ। ओके, तो अब इस चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ हु आर पीपल इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन लोग आते हैं। तो हम वैसे इसको शुरू से ही डिस्कस करते जा रहे हैं कि हमारी कंट्री में वी फॉलो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, नॉट डायरेक्ट डेमोक्रेसी। मोस्ट ऑफ द कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड आर फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है कि ये टोटल पॉपुलेशन अगर कितना भी किसी कंट्री का है तो ये सारे के सारे लोग हर एक डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते। क्यों? बिकॉज ऑफ द साइज़, क्योंकि पॉपुलेशन का साइज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये एक कंट्री, सपोज़ कि हमारा ही कंट्री है, तो इतने इसमें हमारे आप देखते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, तो हर एक छोटे छोटे डिसीजन में या हर एक बात में सिटीजन्स कांट पार्टिसिपेट डायरेक्टली every time on every issue. There are methods of representing participation, but not direct participation is possible every time. तो क्या होता है, ये लोग वोटिंग के प्रोसीजर से अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लेते हैं, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के हर एक जितना भी उसकी प्रोसीजर्स हैं उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व रहते हैं, डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज़ कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। व्हेन citizen of the country, they choose their representative by the method of election, by the method of voting, and these representatives directly involve in the फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो हम कर रहे हैं ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आपको बताया जा रहा है। तो अब हम जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हमने यहाँ बोला था कि पार्लियामेंट के दो हाउसेज हो रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो ये लोकसभा है ये पीपल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, इसीलिए इसको लोकसभा कहा जा रहा है, हाउस ऑफ पीपल। इसका एक और नाम है इसको कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। वाई वी कॉल इट हाउस ऑफ पीपल? क्योंकि ये जो लोग हैं ना, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये डायरेक्टली इस हाउस के लिए वोटिंग कर रहे हैं बाय इन इलेक्शन। इसके लिए क्या कंडीशन होती है? अब हम जो बात कर रहे थे, हु आर पीपल इन द पार्लियामेंट, कौन पार्लियामेंट में एज ए एमपी जाएगा, उसके लिए कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन तो अंडरस्टूड है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप उसके पास होनी चाहिए। सेकंड, उसकी एज 25 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। 25 ईयर्स ऑफ एज इसके लिए मिनिमम एज है। अपर एज की कोई लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। एडल्ट सिटीजन जितने भी कंट्री के हैं, एडल्ट सिटीजन हमारे यहाँ कितना ईयर्स मांगा गया है? हमारे यहाँ 18 ईयर्स। आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्लास 6 से ही पढ़ते हैं, तो जितने भी एडल्ट हमारे यहाँ हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, कोई इसमें भेदभाव नहीं किया जाता है। एवरी एडल्ट सिटीजन हैज़ राइट टू वोट। तो ये लोग वोट करते हैं। टोटल मेंबर कितने होंगे? 543 टोटल एमपी बनेंगे। तो ये लोग जो हैं ये लोकसभा के मेंबर बनेंगे। हमने देखा कैंडिडेट के लिए 25 ईयर्स ऑफ एज, इतना डिटेल आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है। वैसे मेथड क्या हो गया? मेथड हो गया ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। टोटल कितनी सीट्स हैं? आपको एक मैंने मैप शेयर किया था, उसमें आपने देखा था कि पूरा कंट्री जो है वो अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बटा है। ये तो टोटल 543 एमपीज चुने जाते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। राज्यसभा का प्रोसीजर थोड़ा अलग है। राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है। राज्य का मतलब क्या है कि इसमें स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, क्योंकि हम फेडरल गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हो, इसके लिए राज्यसभा को बनाया गया, राज्यसभा का प्रोविज़न रखा गया। इसमें देखिए क्या है कंडीशन, इसमें जो कैंडिडेट होगा, जो एमपी बनेगा राज्यसभा, उसकी मिनिमम एज 35 ईयर होती है। और इसमें हमने देखा कि एडल्ट सिटीजन जो हैं वो लोग वोटिंग कर रहे हैं। इसमें एडल्ट
सिटीजन्स डायरेक्टली वोटिंग नहीं करते। जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं ना, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, विधानसभा कहते हैं। ये बहुत कॉमनली आपने वर्ड सुना होगा। इसके मेंबर्स वोटिंग करेंगे और ये लोग वोटिंग के बाद जिन लोगों को चुना जाएगा वो राज्यसभा में जाएंगे। राज्यसभा के टोटल एमपीज़ का नंबर होता है 250 मेंबर्स। टोटल एमपी जो हैं वो 250 हैं। ओके, अब देखो एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा आपको पॉइंट बता रहे हैं कि जो लोकसभा होती है वो 5 इयर्स के लिए चुनी जाती है। हर एक 5 साल के बाद लोकसभा का दोबारा इलेक्शन होता है और जितने भी ये एमपीज़ हैं, ये एमपीज़ दोबारा भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, दोबारा भी एमपी बन सकते हैं, नए भी एमपी बन सकते हैं। जिसको भी मैक्सिमम वोट मिलते हैं, इलेक्शन प्रोसीजर का पूरा जो डिटेल्ड हमारा स्टडी है वो हम बाद में क्लास 9th में पढ़ेंगे। यहाँ बस आपको ये समझना है कि लोकसभा का इलेक्शन हर 5 साल में होता है और 5 साल के बाद लोकसभा के एमपीज़ चेंज हो जाते हैं। लेकिन राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस है, ये कभी भी डिज़ोल्व नहीं होता, परमानेंट है। तो इसका मतलब ये मत समझिए कि जो एक बार राज्यसभा का एमपी बन गया वो हमेशा के लिए बन गया। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। होता क्या है कि राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स जो हैं वो आफ्टर 6 ईयर रिटायर हो जाते हैं। उनके लिए रिटायर टर्म यूज़ किया गया है। लोकसभा के एमपी के लिए ये टर्म यूज़ नहीं किया जाता। तो मान लीजिए कि ये टोटल हमारा राज्यसभा के एमपीज़ हैं, तो इस एमपी में से ये 1/3 जो हैं, ये 1/3 जो हैं, ये सपोज़ कि 2020 में ये रिटायर हो गए, तो ये जो हैं इनके बदले जो 1/3 आए, अब इनका टेन्योर कब पूरा होगा, 6 इयर्स के बाद होगा। तो जो अभी रिटायर हुए होंगे वो 6 साल पहले बने होंगे, यानी कि वो 2014 में बने होंगे, तो इनका 6 साल यहाँ पूरा हुआ। जो 2015 में आए होंगे उनके 6 साल 2021 में कंप्लीट होगा। तो इसलिए राज्यसभा एक बार में पूरा का पूरा डिज़ोल्व नहीं होता। 1/3 रेगुलर साइकिलिक बेस पे रिटायर होते जाते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि राज्यसभा के सारे मेंबर्स एक साथ रिटायर हो गए। नो, तो इसीलिए इसे परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है। तो लास्ट टॉपिक में आपका यही सब कुछ है और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको लास्ट में जो डिस्कस किया गया है वो आप एनसीईआरटी के लास्ट के 2 पेजेस में देख सकते हैं। दैट इज़ द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब हमने जो ये बात की ना कि यहाँ पे ये लोग एडल्ट सिटीजन्स वोटिंग करने जाते हैं, तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे वोटिंग के लिए नहीं जा सकते। पहली कंडीशन 18 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। तो 18 ईयर्स ऑफ एज वाले तो जाएंगे, लेकिन जो 18 ईयर्स ऑफ एज पूरा करते हैं वो भी सारे के सारे लोग वोटिंग के लिए नहीं जाते। उनके कई पर्सनल रीज़न होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर। दूसरी बात, वो कैजुअल एटीट्यूड रखते हैं, उन्हें पता भी है कि वोटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन सोचते हैं कि कौन जाए। समटाइम्स क्या होता है कि वो लोग कहते हैं कि दे डोंट फाइंड मीनिंगफुल चॉइस। उन्हें लगता है कि कोई भी कैंडिडेट बहुत डिज़र्विंग नहीं है, तो हम वोटिंग के लिए नहीं जाएंगे। आजकल तो एकदम कई बार ऐसा भी एटीट्यूड हो गया है कि वोटिंग डे को लोग सोचते हैं कि इट इज़ अ होली डे और आराम से हम घर में बैठेंगे, वाई टू बॉदर, गवर्नमेंट तो बन ही जानी है। तो दिस एटीट्यूड इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर डेमोक्रेसी। जैसे कि हमारी जो फर्स्ट पार्लियामेंट लोकसभा जब बनी थी 1951 में, उस समय केवल 61% लोगों ने ही वोटिंग किया था। ये परसेंटेज वेरी करता है, लेकिन ये कभी भी अबव 80 तो हमारी कंट्री में कभी भी नहीं गया है। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इतना टच करता है, लेकिन नॉर्मली 60 to 70% लोग ही वोटिंग के लिए जाते हैं। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन कंट्री के लिए नहीं माना जाता। इसका मतलब है कि जो पॉपुलेशन है वो पार्टिसिपेशन नहीं कर रही है, बिकॉज़ इलेक्शन जो होता है वो डेमोक्रेसी का सबसे डायरेक्ट तरीका है जिससे कि सिटीजन्स अपना पार्टिसिपेशन श्योर कर सकते हैं। उसके अलावा हम मीडिया में, न्यूज़पेपर में लिख सकते हैं, मीडिया में बोल सकते हैं,
गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की तारीफ़ कर सकते हैं, उसका क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, ये सब भी पार्टिसिपेशन के तरीके होते हैं। लेकिन जो सबसे इफ़ेक्टिव और ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम वोटिंग के लिए ही नहीं जाएंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट बनी वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। मान लीजिए इतने सारे लोग हैं और केवल इतने से ही लोग वोटिंग के लिए गए, तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं केवल इतनी पॉपुलेशन के लिए आए, बाकी का तो रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए और ये हर एक सिटीज़न को अपनी ड्यूटी समझना चाहिए कि वो इलेक्शन में वोटिंग के लिए ज़रूर जाए। तो इस तरह से इस चैप्टर में आपने देखा कि पहले हमने सबसे पहले ये समझा कि पार्लियामेंट की ज़रूरत क्या है। चैप्टर ही वो था, वाई वी नीड पार्लियामेंट। उसके 3 फंक्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी आपने थोड़ा सा, बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज़ का चुनाव कैसे होता है, कैसे लोगों का पार्टिसिपेशन हमको एश्योर करना चाहिए। और एक और चीज़, हाँ, ये वाला पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़, ये आपको मैंने एक मैप शेयर किया था। तो हमारा जो पूरा कंट्री है इंडिया, ये छोटे छोटे हिस्सों में बंटा हुआ है, ठीक है। इस तरह से इसमें 543 हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में बांटा हुआ है। हर एक एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है फॉर लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अब कुछ लोग, आपने, अब हमारे कुछ चैप्टर आएंगे मार्जिनलाइजेशन के। आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड हो गए। मार्जिनलाइज्ड का मतलब उनको इम्पोर्टेंस कम मिली और उनको सोसाइटी में बैकफुट पे रखा गया। बहुत सारे कारण हैं, वो हम मार्जिनलाइजेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उन ग्रुप्स को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन मिले, इसके लिए कुछ सीट्स जो हैं वो एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स और कुछ सीट एससी शेड्यूल्ड कास्ट ग्रुप्स के लिए रिज़र्व करी हैं। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारी जो ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ये पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से चलती है। हर कैंडिडेट नॉर्मली किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है या इंडिपेंडेंट कभी कभी होता है। तो जो भी जीतेगा वो किसी पार्टी को बिलोंग करेगा। तो सपोज़ कि हमने ये जो हम आपको उस मैप में अलग अलग कलर से दिखाया भी है, इंडेक्स भी दिया है। सपोज़ ये वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सपोज़ इट इज़ फॉर एसटी। तो इसमें क्या है, अगर बीजेपी का कैंडिडेट है तो वो भी एसटी होगा, कांग्रेस का कैंडिडेट है तो वो भी एसटी होगा, एसपी समाजवादी पार्टी का है तो वो भी एसटी होगा, आप पार्टी का है तो वो भी एसटी होगा। तो अगर पार्टी कोई भी जीते लेकिन जो कैंडिडेट जीतेगा वो एसटी ही जीतेगा। तो इस तरह से लोकसभा में एक एसटी कैंडिडेट पहुंच जाएगा, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता हो। नाउ सपोज़ ये वाला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इट इज़ रिजर्व फॉर एससी शेड्यूल्ड कास्ट। तो कुछ कास्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड लिस्ट में रखा गया है, तो उन्हें एससी कहा जाता है। अब इसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो सीपीआई हो, सीपीएम, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो अपना कैंडिडेट वो खड़ा करेगा वो एससी होगा। तो पार्टी चाहे कोई भी जीते लेकिन कैंडिडेट एससी जीतेगा और लोकसभा में उसको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। तो ये हम एससी और एसटी को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जिससे कि वो ट्राइब्स या वो कास्ट जो हिस्टोरिकली सोशली पीछे छूट गई थी, मार्जिनलाइज्ड हो गई थी, उनको भी मौका मिले और लोकसभा में वो अपना रिप्रेजेंटेशन कर सके। इसके लिए कई साल से एक बिल हमारे यहाँ पेंडिंग है, जिसमें कि वीमेन कैंडिडेट के लिए भी रिजर्वेशन की बात की गई है कि 33% सीट शुड बी रिजर्व्ड फॉर विमेन। लेकिन ये अभी तक भी पास नहीं हुआ है और अभी लोकसभा में कोई रिजर्वेशन विमेन कैंडिडेट के लिए नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट
you can ask me in live class, and please read NCERT chapter very carefully, line by line. कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना है, आपको बहुत सारी नई नई बातें पता चलेंगी. And please write side boxes too. Thank you.